दोस्तों वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको लगातार वीडियो मिल रही है और दोस्तों प्रैक्टिस सेट का आज हमारा ये 13वां सेट है और इसमें जो है आपको दोस्तों 50 प्रश्न दोस्तों मिलने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया है और हमने 40 से बढ़ाकर जो है प्रश्नों की संख्या 50 कर दिया है, तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो जैव विविधता दिवस है, देखिए इसमें हमें बताने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो जो जैव विविधता दिवस हमने आपको कल बताया था कि 24 मई, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो आप इसे जो है करेक्शन कर लेंगे, कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम आज की बात करें, देखिए हमारा क्या था, 14 सितंबर को जो था हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। 15 सितंबर को जो है भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। और जो हमारा आज 16 सितंबर है, तो आज क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ओजोन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे, यानी कि ओजोन दिवस। तो आप ये भी याद रखिए कि 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप ये तीन जो है क्रम से याद रखिएगा। और जो हमारा जैव विविधता दिवस है वो 22 मई दोस्तों है, वो आप भी याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसकी PDF फाइल जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी आंसर के साथ, तो वहाँ से आप जो है आसानी से PDF फाइल जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कि लार किसके पाचन में मदद करती है? जो लार होता है हमारे शरीर में, वह किसके पाचन में मदद करती है? विटामिन के, प्रोटीन के, वसा के या फिर स्टार्च के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च के जो है पाचन में लार हमारी जो है सहायता करती है। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वहाँ पर कैडमियम छड़ का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक के रूप में। देखिए क्या किस रूप में हम प्रयोग करते हैं इसका? नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम के छड़ का जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट क्या हो जाएगा? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? देखिए जो जल का घनत्व होता है वो 3.98 डिग्री सेल्सियस पर जो है ताप जो है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना? 3.98 पर, यानी कि लगभग 4 के बराबर। तो जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी यांत्रिक तरंग है चौथे प्रश्न का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कि लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जो लोकायत दर्शन था इसके प्रतिपादक कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा पांचवें प्रश्न का? चारवाक। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जो चारवाक थे यह लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। इसके अलावा अगर हम कपिल की बात करें तो यह सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन? कपिल जो थे यह सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। और जो चारवाक की अगर हम बात करें तो ये कौन से थे? यह लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चारवाक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा आप मत सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न, तापमान बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ने के साथ जो द्रव की श्यानता होती है वो क्या होती है? तो जो द्रव की श्यानता होती है वो घट जाती है। क्या होती है? श्यानता घटने लगती है तापमान को बढ़ने के साथ साथ। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या है छठे प्रश्न का? ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो गन पाउडर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका प्रयोग जो है गन पाउडर में किया जाता है। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, इसमें जीवों के सड़े गले अवशेष होते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस। जो मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं उन्हें ह्यूमस कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नवां प्रश्न है कि जाफराबादी निम्नलिखित में से किसका नस्ल है? जाफराबादी निम्नलिखित में से किसका नस्ल है? बकरी का, गाय का, भैंस का या फिर ऊँट का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है जाफराबादी है एक भैंस का नस्ल है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने गाय में सुना होगा साहीवाल होती है गाय, अलग अलग नस्ल की होती हैं, वैसे ही भैंस जो है अलग अलग। तो ये जो जाफराबादी है यह भैंस का ही एक नस्ल है। 10वां प्रश्न कि काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब प्रारंभ की गई?
तो काम के बदले जो अनाज है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत सन 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का मतलब है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न को इंगित करता है। कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक जो हैं इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, जो कि तीनों बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटक की इन्हें कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये वर्तमान में कहाँ पर है? लेह में स्थित है। और अब लेह किस राज्य का हिस्सा हो गया है? लद्दाख जो है हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो है हिस्सा क्या है? लेह। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से हमारा कोई भी आंसर सही नहीं होगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो है हिस्सा है। तो जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लद्दाख जो करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है राष्ट्रीय उद्यान है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? जो पोलियो और चेचक बीमारियां हैं इनका प्रमुख कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यह विषाणु जनित रोग होते हैं। देखिए पोलियो और चेचक जो है यह विषाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो बी है राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रेशा को सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस रेशा या फिर फाइबर को सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयान। रेयान को जो है सेलुलोज पुनर्जनित रेशा जो है कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 16वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या जो है 35 है। अगला देखिए, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसमें 1-2 प्रश्न हिंदी के भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो देखिए नीलांबर का आपको देखते ही संधि विच्छेद करना है। नीला है जो अंबर, क्या होगा? नीला है जो अंबर, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सती प्रथा को जो है किसके शासनकाल में जो ब्रिटिश भारत था उस समय इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है असंवैधानिक घोषित किया गया था। बात करें कि ये कब किया गया था? तो 1829 में। देखिए आप याद रखिएगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया था। आपको ये दोनों बात याद रखनी है 1829 में। अगर बात करें कि 1830 में क्या हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1830 में जो है ठगी प्रथा को समाप्त किया था, 29 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। ये दोनों काम किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम, यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि बुद्ध के किस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध का कौन सा जो उपदेश था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में जो दिया गया था इनका पहला उपदेश, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पर एक है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि सारनाथ में इन्होंने कहाँ पर दिया था उपदेश? तो सारनाथ के ऋषिपत्तन नामक स्थान में। याद रखिएगा सारनाथ के ऋषिपत्तन नामक स्थान पर जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था। इसके अलावा देखिए यहाँ से कई प्रश्न आप याद रख सकते हैं कि पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। दोनों बात याद रखिए। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध सभाएं कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी? यानी कि जो कौन सी बौद्ध सभा थी, बौद्ध संगीति थी
जिसका आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति जो थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब? पहली शताब्दी ईस्वी। कब? पहली शताब्दी में। कहाँ पर आयोजित हुई थी? याद रखिए कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में जो है ये आयोजित की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी अध्यक्षता। किसने? अश्वघोष ने जो है पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अब देखिए यहाँ पर बात है बौद्ध संगीति की, तो हम तीनों के बारे में जान लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 में राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी ने और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति देखिए कहीं कहीं किताबों में 250 BC लिखा होता है, कहीं कहीं 255 लिखा होता है, तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो राइट माना जाएगा, 250 या फिर 255। यह पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था और मोगलीपुत्र ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपको ये सारी बातें जो है याद रखनी है। 22वां प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 22वां प्रश्न है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। 23वां प्रश्न है कि मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियों से जो है मारकंडा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 24वां प्रश्न, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों द्वारा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है? तो चुंबक के कौन से गुण का प्रयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा उसका जो दिशा संबंधी गुण होता है चुंबक का। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि आनंदीबेन पटेल निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की ये वर्तमान में राज्यपाल हैं, जबकि इनके पास मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे इनका हाल ही में निधन हो गया है और इसीलिए जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी जो है आनंदीबेन पटेल को ही दे दिया गया। तो आपको दोनों बात याद रखनी है, इनके पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का कार्यभार है। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कब? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? पहली बात आप यहाँ पर याद रखिए, जो 2020 के ओलंपिक खेल थे उनको जो है स्थगित कर दिया गया है और यहीं जो 2020 के ओलंपिक खेल थे अब ये जो है 2021 में आयोजित किए जाएंगे। कब आयोजित किए जाएंगे? कोरोना वायरस कारण जो है इसको जो बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है और ये जो है टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा और ये कब आयोजित होंगे? अब 2021 में आयोजित होंगे, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 हुआ था इसमें महिला एकल का जो खिताब था वह नाओमी ओसाका ने जीता था। तो देखिए जो 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के रहने वाली हैं। 2019 का पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविक ने जीता था। देखिए 2020 के भी जो है यूएस ओपन हो चुके हैं और विजेता भी घोषित हो चुके हैं, तो 2020 का भी याद रखिए। महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए 2020 में फिर से जो है नाओमी ओसाका ने जीत लिया है। 2019 में भी नाओमी ओसाका ने जीता था और 2020 में भी जो है नाओमी ओसाका ने जो है इसको जीत लिया है। पुरुष एकल खिताब की बात करें, देखिए डोमिनिक थिएम ने, किसे आप याद रखिए, डोमिनिक थिएम ने जो है 2020 का पुरुष एकल जो है यूएस ओपन का जीत लिया है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। 30वां प्रश्न है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए जो हमारा जल का अपवर्तनांक होता है, सही आंसर हो जाएगा 1.33 जो होता है जल का अपवर्तनांक होता है। कितना? 1.33 जो है ये जल का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है, अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है? जो हमारे हिमखंड पिघलते हैं यानी कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? तो जो भूमंडलीय ताप वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए ग्लोबल जो हमारा है ताप वृद्धि यानी कि हो रहा है, उसे हम कहते हैं
ग्लोबल वार्मिंग देखिए जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वही जो है भूखंडों के पिघलने का, हिमखंडों के पिघलने का प्रमुख कारण बन रहा है। सी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेमदास स्टेडियम किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेमदास स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर? हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेमदास स्टेडियम है ये श्रीलंका में स्थित है। अब देखिए बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के से एक प्रश्न आप याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलधारा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच को जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका के को जो है समुद्री सीमा को अलग करती है, पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ जो है क और स के मेल से बनता है, त्र जो है त और र से बनता है, ज्ञ जो है ज और य से बनता है, स्र जो है स और र से बनता है। तो इसमें स्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग किसके कारण से नीला दिखाई देता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है ये किससे संबंधित है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 35वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य से। क्या है? आयुष्मान भारत जो है यह स्वास्थ्य से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात है स्वास्थ्य की, तो आपको भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम पता होना चाहिए। क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और यह दिल्ली के चांदनी चौक से जो है लोकसभा के सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 से हवाई जहाज़ के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने 2020 से हवाई जहाज़ के टिकटों पर जो है ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की जो सरकार है उसने हवाई जहाज़ पर जो है ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है टिकटों पर। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ के पीएम कौन है? इमैनुअल। यहाँ के पीएम कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और जो राफेल विमान का सौदा हुआ था वो भी कहाँ से हुआ था? वो भी जो हुआ था फ्रांस से ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल हमारे वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन है? जिसे हम कहते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत के वर्तमान में के वेणुगोपाल। क्या नाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बात करें कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया पद? तो अनुच्छेद 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के पद का जो है संविधान में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। किससे है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंध है आशा योजना का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए जो मिनी माता रोग होता है इसकी जो कारण होती है वो Hg के प्रदूषण, यानी कि Hg क्या होता है? Hg को हम मरकरी या फिर पारा कहते हैं। जो मिनी माता रोग है यह पारे की अधिकता से होता है। किससे होता है? पारे की अधिकता से होता है। तो हमारा यहाँ पर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसके समान दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय, यानी कि जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं, जिसको कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, और जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? देखिए ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। अग्रज का क्या होता है? अग्रज का अनुज होता है। 42वां प्रश्न है मई 2019 में विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका का जो है लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो मई 2019 में विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका का जो लॉन्च किया गया उसका नाम है क्रिक जोन। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिक जोन जो है उस पत्रिका का नाम है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है 42वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो जो रामनाथ कोविंद हैं इन्हें भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो है जुलाई 2017 में चुना गया था। कब चुना गया था? जुलाई 2017 में चुना गया था। और वर्तमान में भी जो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी ही हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो देखिए जो अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी है वो है गुरु शिखर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे उच्चतम चोटी है। और अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से भी एक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किससे बचने के लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए
प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन जो है हमारा 110 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न कि मजलिस किस देश के संसद का नाम है? तो देखिए जो मजलिस है ये किस देश के संसद का नाम है? 47वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। इसके अलावा अगर बात करें कि अफगानिस्तान, तो यहाँ की संसद का नाम है शोरा। और भूटान की संसद का नाम क्या है? तो भूटान की संसद का नाम है सोंगडू। क्या है? सोंगडू, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो हमारा हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2019 में कुल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। किसे किसे? नानाजी देशमुख, किसे किसे? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन तीनों व्यक्तियों को जो है 2019 का भारत रत्न जो है दिया गया था। 49वां प्रश्न कि बेहत कहाँ की मुद्रा है? तो जो बेहत है ये हमारा थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रयुत चान ओचा। क्या नाम है? प्रयुत चान ओचा जो है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है थाईलैंड के। और आज का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर जो है एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम से लिंक से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।